हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। तो आज के प्रीक्योर में हम आपके ज्योग्राफी से रिलेटेड करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। साथ के साथ आपके इंटरनेशनल रिलेशंस में से भी हम एक दो टॉपिक्स देखेंगे। शुरू करने से पहले इंडेक्स देख लेते हैं। सबसे पहले आपका टाइफून गोनी के बारे में बात करेंगे। सेकंड टॉपिक है आपका कि जनरली साइक्लोन जो आपके अक्टूबर से दिसंबर तक होते हैं, तो अक्टूबर में ऐसा कोई इंसिडेंट नहीं हुआ है, तो उसके बारे में बात करेंगे। फिर हम आपके कोस्टल रेगुलेशन जोन नॉर्म्स के बारे में बात करेंगे। फिर होगा आपका गिलगित बाल्टिस्तान वाला एरिया, उसकी क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या वहां पर डिस्प्यूट चल रहा है, उसको हम थोड़ा देखेंगे। फिर हम देखेंगे जो इंडिया ने दो रेजोल्यूशंस रखे थे न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट पर, तो यूएन जनरल असेंबली ने उसे अडॉप्ट कर लिया है, तो उसके बारे में हम थोड़ा डिटेल में बात करेंगे। लास्ट में जो आपका रिसेंटली ही सूडान इस यूएस स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म लिस्ट से बाहर आ गया है, तो इसके बारे में हम थोड़ी चर्चा करेंगे। तो पहले टॉपिक में बात करते हैं टाइफून गोनी के बारे में, जो कि अभी तक का एशिया का सबसे ज्यादा पावरफुल ट्रॉपिकल स्टॉर्म माना जा रहा है 2020 का। ठीक है जी, इसको रोली के नाम से भी जाना जाता है और ईस्टर्न फिलीपींस में रिसेंटली इसका इंसिडेंट हुआ है। तो बेसिकली टाइफून्स और हरिकेन्स होते हैं, दोनों सेम वेदर फिनोमिना है, जस्ट दैट इनका नॉमेनक्लेचर अलग अलग है। वेस्टर्न पैसिफिक में इन्हें हम टाइफून्स के नाम से जानते हैं और आपके अटलांटिक ओशंस में इन्हें हम हरिकेन्स के नाम से जानते हैं। ठीक है जी, सेम तरीके से दोनों बनते हैं। जो एनर्जी ये डिराइव करते हैं वो होती है आपकी वार्म ट्रॉपिकल वाटर से, जो कि पैसिफिक और अटलांटिक ओशंस में है। ठीक है जी, तो अगर हम टोर्नेडोज के साथ इसे डिफरेंशिएट करें तो बेसिकली आपके वाटर के ऊपर फॉर्म करते हैं, हालांकि जो आपके टोर्नेडोज होते हैं वो लैंड के ऊपर फॉर्म करते हैं। टाइफून्स या फिर जो हरिकेन्स हैं वो काफी ह्यूज होते हैं और इनका जो टोर्नेडोज का साइज है वो काफी रिलेटिवली स्मॉल होता है। बेसिकली जो आपके हरिकेन्स हैं वो सर्कुलर मोशन में स्पिन करते हैं बिकॉज ऑफ द कोरियोलिस फोर्स। ठीक है जी, जैसे कि हम डायग्राम से देख सकते हैं, ये आपका अर्थ है और अर्थ की इक्वेटर आ गई, ये आपकी कोरियोलिस फोर्स इस तरीके से एक्ट करती है। तो जो आपके हरिकेन्स हैं जो कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में बनेंगे तो वो क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे, और जो आपके सदर्न हेमिस्फीयर में होंगे वो आपके एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे। इनकी कैटेगराइजेशन के बारे में बात करें तो जो आपका वीकेस्ट ट्रॉपिकल साइक्लोन होगा उसे हम ट्रॉपिकल डिप्रेशन के नाम से जानते हैं। तो ये थोड़े बहुत आपके प्री फैक्ट्स हैं, आपको इन पे थोड़ा फोकस रखना जरूरी है। उसके अलावा जब आपके ट्रॉपिकल जो डिप्रेशन हैं, जब वो आपकी 62 किलोमीटर पर आवर की वेलोसिटी या स्पीड अटेन कर लेते हैं, मैक्सिमम स्पीड अटेन कर लेते हैं, तो वो आपका ट्रॉपिकल स्टॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है जी, तो उसको हम ट्रॉपिकल स्टॉर्म के नाम से जानते हैं। फिर अगर आपका ट्रॉपिकल साइक्लोन की मैक्सिमम सस्टेन्ड विंड्स की वेलोसिटी अगर आपकी 120 किलोमीटर पर आवर या उससे ज्यादा हो जाती है, तब हम उसे हरिकेन या टाइफून के नाम से कैटेगराइज कर देते हैं, डिपेंडिंग कि वो कौन से एरिया में ओरिजिनेट कर रहे हैं। क्योंकि आपके हरिकेन्स की तो 5 कैटेगरीज हैं स्ट्रेंथ की, बट जो आपके टाइफून्स हैं उनकी 2 ही कैटेगरीज हैं। एक आपकी टाइफून विंड्स होती हैं जो कि जनरली आपके जिनकी विंड स्पीड कितनी है 74 माइल्स पर आवर टू 149 माइल्स पर आवर, और जो भी आपके 150 माइल्स पर आवर या उससे ज्यादा होते हैं वो आपके सुपर टाइफून विंड्स की कैटेगरी में आ जाते हैं। कैटेगराइजेशन है हरिकेन्स और टोर्नेडोज के बीच में कि आपके वाटर पे फॉर्म करते हैं या आपके लैंड पे फॉर्म करते हैं। इसका जो डायमीटर होता है वो काफी ज्यादा होता है, इसका काफी कम है। ये आपके 3 वीक तक सस्टेन कर जाते हैं, ये हार्डली आपके 1 घंटे तक ही होते हैं। बेसिक सा डिफरेंस है, आपको इसके बारे में पता होना जरूरी है। हरिकेन विंड स्पीड्स के बारे में बात करें, जो कैटेगराइजेशन की बात में बात की थी, तो 5 कैटेगरीज इसकी यहाँ पर मेंशन है। पहली आपकी वेरी डेंजरस हरिकेन जो कि 74 से 95 माइल्स पर आवर की है। उसी तरीके से अकॉर्डिंग टू द विंड स्पीड इसकी कैटेगरी बढ़ती रहती है, और लास्ट में आपका आता है कैटास्ट्रॉफिक हरिकेन। ठीक है जी, वो कैटेगरी 5 का आता है जिसकी विंड स्पीड आपकी 157 माइल्स पर आवर से ज्यादा है। तो ये आपका थोड़ा हरिकेन के स्ट्रक्चर के बारे में है कि ये आपकी आई होती है जो बिल्कुल सेंटर पॉइंट होता है, रिलेटिवली काफी काम स्पेस होता है। ठीक है जी, फिर आपकी आई वॉल आती है जो कि ये वाला एरिया हुआ। ठीक है जी, ये आपका सबसे ज्यादा इफेक्टिव पार्ट होता है साइक्लोन का। इस पार्ट में जो आपकी विंड स्पीड होती है वो एक्सट्रीमली हाई होती है, जिसकी वजह से काफी डैमेज होता है टू बोथ लाइव्स एज वेल एज टू प्रॉपर्टीज। ठीक है जी, इसके अलावा आपके रेन बैंड्स हैं जो कि आउटर एरिया वाले एरिया हो गए ये। ठीक है जी, इसमें क्या होता है कि सडन बर्स्ट ऑफ रेन हैपन। कई गैप्स ऐसे भी हैं जहां पर ना कोई बारिश होती है ना कोई हवा होती है। ठीक है जी, तो बेसिक स्ट्रक्चर है आपका हरिकेन का, जिसके बारे में आपको थोड़ी बहुत नॉलेज होना जरूरी है। तो सेकंड टॉपिक में हम बात करते हैं कि इस साल जो आपके साइक्लोन्स हैं जिनका सबसे फेवरेबल मंथ्स हैं अक्टूबर टू दिसंबर, तो इस साल अक्टूबर में ऐसा कोई भी इंसिडेंट हमें विटनेस करने को नहीं मिला है। ठीक है जी, जनरली आपके अराउंड 80 साइक्लोन्स फॉर्म करते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, जिसमें से आपके 5 साइक्लोन्स नॉर्थ इंडियन ओशन रीजन में होते हैं जहां पर आपका बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी है। ठीक है जी, तो इंडियन जो कोस्ट है, कोस्टल एरियाज हैं, वो काफी प्रोन है साइक्लोन्स को, और काफी ज्यादा उन्हें
एक कह सकते हैं हम नुकसान भी सहना पड़ता है। जैसे आपका वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश वाला जो एरिया है, इन्हें काफी ज्यादा नुकसान भी सहना पड़ता है साइक्लोन्स की वजह से। तो जनरली जो आपके साइक्लोन्स इंडियन ओशन में होते हैं, नॉर्थ इंडियन ओशन में होते हैं, वो आपके बाई मोडल नेचर के होते हैं। इसका मतलब क्या है कि वो दो सीजन्स में अकर करते हैं। पहला आपका प्री मानसून आ गया, दूसरा आपका पोस्ट मानसून। प्री मानसून आपका अप्रैल टू जून वाला, पोस्ट मानसून जो अभी आपका अक्टूबर टू दिसंबर वाला पीरियड चल रहा है। तो मई और नवंबर वाला जो हम ये मानते हैं कि इस दौरान काफी ज्यादा फ्रीक्वेंसी होती है साइक्लोन्स के इंसिडेंट्स की। जनरली जो आपकी ओशन डिस्टर्बेंसेस होती हैं वो एंटर करती है बे ऑफ बंगाल में फ्रॉम द साउथ चाइना सी साइड, ठीक है जी, और वो आपके इंडियन कोस्ट की तरफ बढ़ती जाती हैं। तो जनरली अक्टूबर मंथ में जो आपका इंडियन मेटेरोलॉजिकल डिपार्टमेंट है वो एक या दो साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेस की फॉर्मेशन होना नॉर्मल मानता है, ठीक है जी। तो इस साल 3 साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेस भी हुई, पर उसके चलते भी कोई ऐसा साइक्लोन का इंसिडेंट विटनेस करने को नहीं मिला, ठीक है जी। तो इससे पहले भी ऐसा हो चुका है, अक्टूबर महीने में आपका कोई भी साइक्लोन फॉर्म नहीं किया है। जो आपका पास डेटा है 1891 से 2020 का, तो उसमें ऐसा 42 टाइम्स ऐसा हो चुका है। जानना चाहें कि इस साल कोई साइक्लोन की डेवलपमेंट क्यों नहीं हुई है, तो जो हमारा इंडियन मेटेरोलॉजिकल डिपार्टमेंट है उनका ये मानना है कि जो वीक लानिना कंडीशंस हैं अलोंग द इक्वेटोरियल पैसिफिक ओशन, तो उसी के चलते ये हुआ है, ठीक है जी। तो लानिना वाला कॉन्सेप्ट तो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। हालांकि जो आपका मैडन जूलियन ऑसिलेशन वाला जो फिनोमिना है वो इस बार फेवरेबल कंडीशंस में था कि जिसके चलते साइक्लोन फॉर्म हो सकता था। एमजीओ बेसिकली आपका क्या है कि एक ईस्टवर्ड मूविंग साइक्लिक वेदर इवेंट है। जनरली आपकी जैसे ये अर्थ है तो एक साइक्लिक इवेंट है, फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड्स है, और वो ईस्टवर्ड मूविंग है, अपनी पूरी साइकिल कंप्लीट करता है अप्रोक्सीमेटली 30 टू 60 डे साइकिल में। बट जिसके चलते साइक्लोन की फॉर्मेशन नहीं हुई, क्या वो इंपॉर्टेंट फैक्टर था? वो आपका हाई विंड शेयर था नोटेड बिटवीन द डिफरेंट एटमॉस्फेरिक लेवल्स। अब आपका बेसिकली विंड शेयर का कॉन्सेप्ट क्या है, ये आपका डेवलप करता है बिकॉज ऑफ द विंड स्पीड डिफरेंस बिटवीन हायर एंड लोअर एटमॉस्फेरिक लेवल्स, जिसकी वजह से जो आपके लो प्रेशर सिस्टम्स या फिर जो आपके डिप्रेशंस हैं उनको प्रिवेंट करता है कि वो साइक्लोन में कन्वर्ट ना हो, ठीक है जी। तो बेसिक सा ऑब्जर्वेशन यही थी इसकी। डायग्राम्स हम देख सकते हैं कि जो आपका ट्रॉपिकल पैसिफिक ओशियन है वहां पर एमजीओ का फिनोमेना किस तरीके से काम किया। तो बेसिकली ये जो आपकी क्लाउड फॉर्मेशन में जो शिफ्ट हो रही है ये आपका ईस्टवर्ड साइक्लिक इवेंट है, जिसके चलते क्लाउड्स ईस्ट की तरफ मूव करते रहते हैं। यहाँ आपका नॉर्मल जो लानिना वाला फिनोमेना है वो काम कर रहा है। यहाँ पर एमजीओ के चलते आपका डिप्रेशन काफी इंटेंसिफाई हो गया, बट जो आपका वर्टिकल विंड शेयर था उसके चलते ये जो आपका डिप्रेशन था ये कन्वर्ट नहीं कर पाया इनटू साइक्लोन। तो आई होप आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो गया होगा कि क्या बेसिक सा रीजन रहा है जिसकी वजह से साइक्लोन्स अक्टूबर मंथ में नहीं हुए हैं, ठीक है जी। तो इसमें आपको मेडन जूलियन ऑसिलेशन वाला जो टॉपिक है इसको थॉरली डिटेल में कवर करना है। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करते हैं आपके सीआरजेड नॉर्म्स के बारे में। तो रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया है कि एक आपकी 1 मेंबर कमेटी है ऑफ द रिटायर्ड केरला हाई कोर्ट जज, जिनका नाम है जस्टिस के बालाकृष्णन अय्यर। तो इस कमेटी का मैंडेट एक्सटेंड कर दिया गया है अंटिल फर्दर ऑर्डर्स। तो इस कमेटी की कॉन्स्टिट्यूशन इसलिए की गई थी ताकि वो कंपनसेशन डिसाइड कर सकें जो कि दिया जाएगा फ्लैट ओनर्स को ऑफ द मराडू म्यूनिसिपैलिटी ऑफ कोची डिस्ट्रिक्ट्स, जिनके घर डिमोलिश कर दिए गए थे फॉर बीइंग इन कोस्टल रेगुलेशन जोन नॉर्म्स, जो कि उसको वायलेट कर रहे थे, ठीक है जी। तो कोस्टल रेगुलेशन जोन जो होते हैं वो आपके 4 कैटेगरीज में डिवाइड किए गए हैं, CRZ1 टू CRZ4। तो इसको हम थोड़ा डायग्राम से देखने की कोशिश करते हैं। तो बेसिकली जो आपका CRZ1 वाला एरिया है वो आपका इको सेंसिटिव और इंटरटाइडल एरिया है, जैसे कि आपका ये वाला एरिया आप देख सकते हैं। CR2 वाला जो आपका एरिया है वो बेसिकली एक आपका डेवलप्ड एरिया है क्लोज टू द शोर, जैसे कि आपका ये वाला एरिया आ गया। CR3 वाला एरिया आपका कौन सा है? जो रिलेटिवली अनडिस्टर्ब्ड है और वो आपका CR1 या CR2 के अंडर नहीं आता, ठीक है जी। तो आपका ये वाला एरिया आ गया। फिर आपका आता है CRZ4 वाला एरिया। तो बेसिकली ये आपका लो टाइड लाइन से लेके आपके 12 नॉटिकल माइल्स तक का जो एरिया है इसे हम CRZ4 के अंदर कैटेगराइज करते हैं, ठीक है जी। फिर आता है आपका NDZ जोन। तो ये आपका नो डेवलपमेंट जोन है जो कि एक्सटेंड करता है अप टू 200 मीटर फ्रॉम द हाई टाइड लाइन टुवर्ड्स द लैंड इन द CR3 एरिया। जनरली आपका जो ये वाला एरिया है ये आपका नो डेवलपमेंट जोन है। ये तो था आपका कोस्टल रेगुलेशन नोटिफिकेशन एज पर 2011। 2018 में वो पूरा ही चेंज कर दिया गया, जिसके आधार पर आप चेंजेस यहाँ डायग्राम में इजिली देख सकते हैं। CRZ1 एरिया तो आपका वही रहा, इको सेंसिटिव एरिया, जैसे कि
ये आ गया, तो इसमें कैटेगरी कर दी गई है ए एंड बी। इंटरटाइडल एरिया आपके ये आ गए। सेकंड फेज वाला एरिया आपका वही है जो कि डेवलप कर दिया गया है क्लोज टू द शोर, जैसे कि आपका ये आप देख सकते हैं। CRZ3 में भी इसे दो तरीके से कैटेगराइज कर दिया गया है एज पर द पॉपुलेशन डेंसिटी। ठीक है जी। फिर आता है आपका CR4 वाला, इसमें भी इसे दो तरीके से कैटेगराइज कर दिया गया है। इसमें मेन बात जो है, जो आपकी नो डेवलपमेंट जोन है वो 200 मीटर से एकदम ही 50 मीटर्स आगे है आपकी CR3Z एरियाज के लिए। ठीक है जी। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, बाकी जो आपका एरिया है वो उसमें ये अभी भी 200 मीटर का रूल फॉलो किया जा रहा है। तो जो आपका केरला कोस्टल जोन मैनेजमेंट अथॉरिटी है, वो एक आपकी एम्पावर्ड अथॉरिटी है ऑफ द केरला स्टेट गवर्नमेंट, जो कि डील करती है रिलेटेड टू एनवायरमेंटल इश्यूज ऑफ कोस्टल रेगुलेशन जोन। ठीक है जी। इन्होंने ये पाया कि कंस्ट्रक्शन की जा रही थी आपके क्रिटिकली वर्नरेबल कोस्टल एरियाज में, जो कि आपके CRZ3 कैटेगरी के अंडर आते थे। साथ के साथ ये भी मानना था कि जो आपका CRZ3 वाला एरिया है, वहां पे तो कंस्ट्रक्शन अलाउ नहीं की गई थी विद इन 200 मीटर्स, बट जो आपका CRZ2 जोन वाला एरिया है वहां पर 50 मीटर के बाद ही कंस्ट्रक्शन अलाउ कर दी गई थी। तो इसके चलते वो कह रहे हैं कि वो आपका काफी वल्नरेबल एरिया है, वहां पर अगर कल को कोई हैजार्ड होता है तो उसकी भरपाई करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो जो बेसिकली आपकी कोस्टल रेगुलेशन जोन के जो रूल्स होते हैं वो यूनियन एनवायरमेंट मिनिस्ट्री बनाती है, और ये स्टेट गवर्नमेंट्स के ऊपर होता है कि उसे इम्प्लीमेंट करें थ्रू देयर कोस्टल जोन मैनेजमेंट अथॉरिटीज, जैसे कि केरला की ये है। ठीक है जी। तो बेसिक सा आइडिया है, जिसमें हम ये कह सकते हैं कि जो आपकी केंद्रीय सरकार है उसको और थोड़े इन नॉर्म्स को बारीकी से देखने की जरूरत है, ताकि किसी भी तरीके के एनवायरमेंटल इश्यूज फ्यूचर में ना आए। ठीक है जी। तो आज के फोर्थ टॉपिक में हम बात करते हैं गिलगित बाल्तिस्तान वाले एरिया के बारे में। तो पाकिस्तान पूरी तैयारी में है कि गिलगित बाल्तिस्तान वाला जो एरिया है उसको स्टेटहुड ग्रांट कर दी जाए। तो पहले तो ये आपका जम्मू कश्मीर का जो प्रिंसली स्टेट था उसके अंडर ये एरिया आता था। इंडिया इस पर अभी भी क्लेम रखता है, और ये अभी पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के अंडर आता है। बट हुआ क्या था 1947 में, जब पाकिस्तान ने कुछ एरिया ऑक्यूपाई किया था जम्मू एंड कश्मीर का, तो उसी में आपका ये एरिया इंक्लूड हो गया था, जिसकी वजह से ये आपकी एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है। तो पाकिस्तान तो पूरी तैयारी में है कि वो इसे अपना फिफ्थ स्टेट बना दे। ठीक है जी। इससे पहले क्या हुआ था कि 1963 में पाकिस्तान ने कुछ एरिया दे दिया था इसका चाइना को, जिसके चलते काफी लोकल प्रोटेस्ट भी हुए थे। उसके बाद पाकिस्तान ने एक गिलगित बाल्तिस्तान एम्पावरमेंट एंड सेल्फ गवर्नेंस ऑर्डर निकाला 2009 में, जिसके चलते इस एरिया को सेल्फ रूल ग्रांट कर दिया गया था। ठीक है जी। चाइना ने वहां पर काफी ज्यादा कंस्ट्रक्शन शुरू कर दी है। जो आपका सीपैक रोड है वो भी इसी एरिया में आता है। ठीक है जी। काफी हाइडल प्रोजेक्ट्स की कंस्ट्रक्शन शुरू कर दी। अब रिसेंटली क्या इशू है कि 2019 में जो पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने एक बेंच बिठाई ताकि वो गिलगित बाल्तिस्तान वाले एरिया का कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस देख सकें। ठीक है जी। तो बेसिक सा पर्पस इसका यही था, इस कोर्ट की इंटरवेंशन का, कि वो उस एरिया के लोगों को पॉलिटिकल राइट्स एंजॉय करवा सकें। तो इसके चलते उन्होंने जो आपका 2018 एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर था उसको अमेंड कर दिया और वहां पर जनरल इलेक्शंस होल्ड करने की बात कर दी। अगर हम बात करें 1947 की जो रिबेलियन थी उसका मेन रीजन क्या था, तो बेसिकली हम कह सकते हैं कि वहां की जो पॉपुलेशन थी उन्होंने एक सेंस ऑफ एलिनेशन फील की, एक परायापन सा फील किया टुवर्ड्स द डोगरा रूलर्स ऑफ श्रीनगर, जो कि ब्रिटिश गवर्नमेंट की प्रोटेक्शन के अंडर काम कर रहे थे। ठीक है जी। तो इसी के चलते वहां पर काफी क्लैशेस भी हुए। बट अगर हम उस एरिया के जोग्राफिक फीचर्स के बारे में बात करें तो आपका वन ऑफ द मोस्ट माउंटेनियस रीजन्स है पूरी दुनिया में। ठीक है जी। जिसमें आपकी काफी माइंस हैं गोल्ड की, एमरल्ड की, और काफी ज्यादा आपके जो अदर स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंट मिनरल्स हैं वो भी वहां पर पाए जा सकते हैं। और ये जाना जाता है फॉर इट्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सीनिक ब्यूटी। ठीक है जी। बट इन सभी फैक्टर्स के होते हुए भी ये आपका काफी बड़ा एक अंडर डेवलप्ड रीजन है। दुनिया की जो सेकंड टॉलेस्ट माउंटेन है K2 वो भी वहां पाई जाती है, बट वहां पर टूरिज्म आपका काफी रिस्ट्रिक्टेड है बिकॉज ऑफ द मैनी फैक्टर्स। इसके अलावा जो आपका डायमर बाशा डैम है वो आपका काफी बड़ा हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है जो कि रिसेंटली ही लॉन्च किया गया है वहां पर जुलाई 2020 में। इंडिया के प्रोटेस्ट के बारे में बात करें तो कंसिस्टेंटली अपोज किया है पाकिस्तान की एक्टिविटीज को इन द गिलगित बाल्तिस्तान एरिया। ठीक है जी। जो आपका डायमर भाषा डैम है तो उसकी जब अनाउंसमेंट हुई थी, कमेंस करने की अनाउंसमेंट हुई थी, तो उसको भी अपोज किया था। अब उनका ये मानना है काफी जो आपका बुद्धिस्ट हेरिटेज है वो हम खो सकते हैं अगर वो डैम ऑपरेट कर दिया गया।
फिर जो आपका सीपेक वाला इशू है कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जो बनाया जा रहा है वहां पर, तो इंडिया उसे भी अपोज कर रहा है। ये माना जा रहा है कि पाकिस्तान चाइना के प्रेशर के अंडर जो गिलगित बाल्टिस्तान वाला एरिया है वहां पर अपनी स्ट्रॉन्ग होल्ड क्रिएट कर रहा है, ताकि जो लाइन ऑफ कंट्रोल है उसे एक तरीके से डिक्लेयर कर दिया जाए एज एन इंटरनेशनल बॉर्डर। तो यहाँ आप मैप में देख सकते हैं कि आपका गिलगित बाल्टिस्तान वाली एरिया ये रहा, ये आपकी लाइन ऑफ कंट्रोल रही। इसकी जो पोजीशन है वो काफी स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए, इसीलिए इंडिया किसी भी तरीके की जो पाकिस्तान एक्टिविटी है इस एरिया में उसे वहां पर अपोज करता है। ये वाला एरिया जो आपका 1963 में जो पाकिस्तान को दे दिया गया था, जिसके चलते ही वहां पर काफी हैवी कंस्ट्रक्शन भी हो रही है। ठीक है जी, तो बेसिक्स आइडिया आपको होना चाहिए गिलगित बाल्टिस्तान के बारे में। फिफ्थ टॉपिक में हम बात करते हैं आपके जो रिसेंटली ही यूएन जनरल असेंबली की जो फर्स्ट कमेटी थी उन्होंने एक्सेप्ट किया है इंडिया स्पॉन्सर्ड रेजोल्यूशंस ऑन न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट। 2 न्यूक्लियर रेजोल्यूशंस थे आपके, कन्वेंशन ऑन प्रोहिबिशन ऑफ द न्यूक्लियर यूज ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स एंड रिड्यूसिंग न्यूक्लियर डेंजर। ठीक है जी, तो बेसिकली जो आपका कन्वेंशन ऑन प्रोहिबिशन ऑफ द यूज ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स था ये इंडिया ने रखा था 1982 में जनरल असेंबली में। बेसिक से इसका ऑब्जेक्टिव यही था कि वो रिक्वेस्ट करना चाह रहा था कॉन्फ्रेंस ऑन डिसआर्मामेंट इन जनेवा, ताकि वो इंटरनेशनल कन्वेंशन पर नेगोशिएशन शुरू कर सकें जिसके चलते वो न्यूक्लियर वेपन्स के यूज या फिर थ्रेट को प्रोहिबिट कर सकें अंडर एनी सर्कमस्टांसेस। ठीक है जी, तो ये आपका जो रेजोल्यूशन था ये मेजॉरिटी ऑफ यूएन मेंबर्स द्वारा सपोर्ट किया गया था। फिर आपका था रिड्यूसिंग न्यूक्लियर डेंजर, ये रेजोल्यूशन रखा गया था इंडिया द्वारा इन 1998 और ये बेसिक ऑब्जेक्टिव यही था इसका कि जो आपका रिस्क है ऑन द अनइंटेंशनल और द एक्सीडेंटल यूज ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स, इस रिस्क को एड्रेस किया जा सके। So basically it calls for the concrete steps to reduce such risk including through de-alerting and de-targeting of nuclear weapons। तो अगर हम बात करें ओवर द टाइमलाइन क्या रही है, किस तरीके से वेपन्स बैन किए गए हैं, तो आपके जो बायोलॉजिकल वेपन्स थे वो बैन किए गए थे अंडर द बायोलॉजिकल वेपन्स कन्वेंशन ऑफ 1972। केमिकल वेपन्स आपके 1993 में बैन किए गए थे। लैंड माइंस आपके 1997 में बैन किए थे अंडर द एंटी पर्सनल माइन बैन ट्रीटी। क्लस्टर म्यूनिशंस भी बैन किए गए थे 2008 में। उसके बाद जो आपके न्यूक्लियर वेपन्स हैं वो बैन किया गया अंडर द ट्रीटी ऑन द प्रोहिबिशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स इन 2017। तो ये जो आपका फैक्ट है ये प्री पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको तो आप मगअप कर लीजिए। ठीक है जी, तो बेसिक्स आइडिया था आपका रिलेटेड टू बैन ऑन न्यूक्लियर वेपन्स। तो लास्ट टॉपिक में बात करते हैं हम आपके यूएस स्टेट स्पॉन्सर लिस्ट ऑफ टेररिज्म। ठीक है जी, तो बेसिकली सूडान का जो स्टेटस है वो रिसेंटली ही हटा दिया गया है एज अ स्टेट स्पॉन्सर ऑफ टेररिज्म। तो बेसिकली जो आपकी यूएस स्टेट स्पॉन्सर लिस्ट ऑफ टेररिज्म है ये है क्या, तो जो आपके यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं जो कि मिनिस्टर हैं प्राइमली इन चार्ज ऑफ फॉरेन रिलेशंस, उनके पास ये पावर्स हैं कि वो कंट्रीज को डेजिग्नेट कर सकते हैं दैट हैव रिपीटेडली प्रोवाइडेड सपोर्ट फॉर एक्ट्स ऑफ इंटरनेशनल टेररिज्म एज द स्टेट स्पॉन्सर्स ऑफ टेररिज्म। तो बेसिकली ये जो सैंक्शंस लगाता है इन 4 कैटेगरीज पे आधार पर ऑन सच कंट्रीज। पहला तो आपका एक रिस्ट्रिक्शन लगाता है यूएस फॉरेन असिस्टेंस पे, तो आपके डिफेंस एक्सपोर्ट्स और सेल्स है उस पर बैन लगा देता है। ठीक है जी, कुछ तरीके के एक्सपोर्ट्स है उनको लिमिटाइज कर देता है। जो आपके फाइनेंशियल या अदर रिस्ट्रिक्शंस हैं वो आपकी 4th कैटेगरी में आती हैं। उन कंट्रीज पर भी लगा जा सकती है या फिर पर्टिकुलरली उन पर्सन्स पर भी लगाई जा सकती है दैट आर एंगेज्ड इन सर्टेन ट्रेड विद डेजिग्नेटेड कंट्रीज। तो जो सूडान की डिलिस्टिंग है, तो अब इसमें आपकी 3 ही कंट्रीज डेजिग्नेटेड रह गई हैं। सीरिया जो कि 1979 में की गई थी, ईरान आपकी 1984 में की गई थी, नॉर्थ कोरिया 2017 में की गई थी। ठीक है जी, इससे पहले सूडान के अलावा जो कंट्रीज पहले पार्ट थी और बाद में हटा दी गई, तो उसमें आपकी इराक आती है, साउथ यमन आती है, लिबिया एंड क्यूबा। ठीक है जी, तो बेसिक्स इन्फॉर्मेशन है यूएस स्टेट लिस्ट ऑफ टेररिज्म। ठीक है जी, पीस इन्फॉर्मेशन की हम मेन आंसर राइटिंग बैच जो है उसका बैच 2 लॉन्च कर रहे हैं 2021 के लिए। तो लॉन्च हो चुका है, ये 16 नवंबर से शुरू कर दिया जाएगा। टोटल आपकी 125 सीट्स ही हैं इसमें। 108 दिन का ये आंसर राइटिंग प्रोग्राम है। हर दिन आपको एक नया क्वेश्चन मिलेगा रिलेटेड टू न्यू टॉपिक। ठीक है जी, तो बेसिक्स ऑब्जेक्टिव इसका ये है कि आपके लिए एक शेड्यूल सेट कर दिया जाएगा कि आपको डेली एक आंसर तो लिखना ही है। ठीक है जी, तो बाकी इसकी जो डिटेल्स हैं वो आप हमारी वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हैं या हमारे ऑफिस के नंबर पर कॉल कर सकते हैं ड्यूरिंग वर्किंग आवर्स। सो आज के लिए यही रहे आपके टॉपिक्स करंट अफेयर से रिलेटेड। सो दैट विल बी ऑल द वेरी बेस्ट।